I hope you are very well. Today we are continuing chapter 3 accounting principles. कल हमने दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, बिजनेस यूनिटी प्रिंसिपल और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। आज हम थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। बच्चे, इससे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। हमने कुछ दिनों पहले एक कंसेप्ट किया था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती कि हम अपने बिजनेस को क्लोज करें, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे समझना इसको। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है, जो एंटायर लाइफ यानी कि जो लाइफ होती है ना एंटरप्राइज की या बिजनेस की, वो बहुत लॉन्ग होती है। तो हर बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम ये जानना होता है कि उसके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसके बिज़नेस के असेट्स क्या हैं, उसके बिज़नेस की लायबिलिटी कितनी है, असेट्स कितनी है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। अब देखो, जब हमें एक्चुअल में बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी या उसके असेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, वो कब पता चलता है, एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप, जब बिज़नेस आपका बंद होगा। लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा बिजनेस है वो क्या होता है, अनलिमिटेड पीरियड तक चलता रहता है। तो टाइमली क्या होता है, बिजनेसमैन को ये देखना होता है कि उसके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है। टाइम टू टाइम वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है। देखो, अगर वो बहुत लंबे टाइम के बाद जानेगा तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके लिए वो वेस्टफुल होगी, क्योंकि कोई भी टाइमली एक्शन नहीं ले पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी क्लास चलती है, ठीक है, आपको एक चैप्टर करा दिया जाता है, आपको बीच बीच में पूछा जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, तो हमें पता चलता रहेगा कि हाँ आपको कितना आया है। आपको भी पता होगा कि आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जहाँ पे आपके वीक पॉइंट है आप उनको क्या करोगे, रिकवर करने की कोशिश करोगे। तो जब आपका 12th का रिजल्ट आएगा तो आप क्या करोगे, अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। ऐसे ही बिजनेसमैन क्या कहते हैं, बिजनेसमैन ने क्या किया है कि जो उसका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया है उन्होंने क्या बोला है, एंटायर लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल, कि जो पूरी लाइफ होती है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लाइफ होती है उसको हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि पूरी लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, किसके मेजरमेंट के लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट को मेज़र करने के लिए, टाइमली एक्शंस लेने के लिए, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। जो ये अकाउंटिंग पीरियड है ये कितने मंथ्स का रखा हुआ है, 12 मंथ्स का पीरियड हमने इसके लिए अडॉप्ट किया है। किस पर्पज़ के लिए अडॉप्ट किया है, फॉर टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। इन सब पर्पज़ के लिए हमने 12 मंथ के पीरियड को अडॉप्ट किया है, जो कहाँ से कहाँ तक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखो, अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ, अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, अमेंडेड मतलब बदलाव आना, ठीक है। अब बिजनेस हैज़ कंपल्सरीली टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर, तो हर बिजनेस को एक फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना है, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना है, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कि हर क्या करना होगा कि हर बिजनेस को अपने अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करके फिर दोबारा 1 अप्रैल से नए अकाउंट ओपन करने होंगे, ठीक है, जिससे कि वो टाइमली बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जान सके, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जान सकें, बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, वो सब जान सकें, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बेटा, फुल डिस्क्लोजर के मीनिंग से आप समझना बेटा, फुल डिस्क्लोजर मीन्स सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ज़रूरी होती है वो डिस्क्लोज करना, यानी कि आप एंड में अपने सारे फाइनल अकाउंट्स को शो करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जैसे कि आप जब 11th के एंड में पढ़ोगे ना, तो एक चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, इसमें होता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। पढ़िए इसको। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट
ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज। यानी कि वो सारी ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस से, यानी कि आपकी जो एंटरप्राइजेज है उसके इकोनॉमिक अफेयर्स से, यानी कि उसकी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड है, वो कम्प्लीटली आप क्या करो, डिस्क्लोज दिखाओ। डिस्क्लोज मतलब उसे दिखाओ। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ मटीरियल इंटरेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज प्रोप्राइटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। इसका मतलब क्या है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो अदर पार्टीज़ के लिए, अदर यूज़र्स के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें दिखाओ। ठीक है, कि जैसे कि बैंक है, बैंक क्या जानना चाहता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि आपको इन फ्यूचर बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो वो ये जानना चाहेगा ना कि आपका बिजनेस इतना लायबल है कि वो आप जो बैंक से लोन लोगे उसको आप वापस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इन्वेस्टर्स हो, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आप बिज़नेस की भी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहोगे ना कि आप बिज़नेस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो पूरी क्या की जाए, डिस्क्लोज की जाए, आपको दिखाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो प्रिंसिपल है ये फुल डिस्क्लोजर का अपोजिट है। ये क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। एक्सेप्शन मतलब होता है बेटा अपवाद, मतलब अपोजिट है। ये क्या कहता है, ओनली वही आइटम्स, वही इंफॉर्मेशन आप दिखाओ जो ज़रूरी हो, जो इरिलीवेंट हो, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन नहीं है उससे आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट, यानी जो अनावश्यक है इफेक्ट, जिनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इरिलीवेंट है, ज़रूरी नहीं है, किसके लिए, यूज़र्स के लिए, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, उन्हें आपको डिस्क्लोज यानी कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑल एंटिसिपेटेड मतलब जो होने वाले हैं लॉसेस फ्यूचर में, उनको आप क्या करोगे, अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो हुए हैं लॉसेस या नहीं हुए। बट लेकिन ऑल एंटिसिपेटेड एंड अनरियलाइज्ड गेन, जो एंटिसिपेट जो गेन आपको होने वाले हैं, ठीक है, या फिर होने वाले हैं अभी रियलाइज नहीं हुए हैं, जो उसको आप इग्नोर कर दोगे। मतलब देखिए क्या है कि देखो इन फ्यूचर आपको पता है आपको जो लॉसेस होने वाले हैं आप उनको पहले से डिस्क्लोज करके रखो। ठीक है, आप उनको पहले से रिकॉर्ड करके रखो, उनके लिए आप प्रोविजंस बनाओ, उनके लिए आप रिसर्च यानी कि पहले ही तैयारियों करके रखो। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन वो गेन जो आपको लगता है होने वाले हैं लेकिन हुए नहीं, आपको पता है मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है ना, तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे जब तक एक्चुअल में वो आपको रियलाइज्ड नहीं हो जाता। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कन्वर्टिज्म इज द पॉलिसी, एक पॉलिसी है किसकी, ऑफ प्लेइंग सेफ, सावधान पूर्वक बिजनेस को चलाने की। ठीक है, प्रोविज़न इज़ मेड, इसके लिए प्रोविज़न्स बनाए जाते हैं। बेटा प्रोविज़न हम किसके लिए बनाते हैं, प्रोविज़न एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है प्रोविज़न का, कि प्रोविज़न हम नॉन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं। ठीक है, और लॉसेस के लिए जो होने वाले होते हैं लेकिन हमें उनका अमाउंट नहीं पता होता कि क्लियरली उनका अमाउंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना बैड डेब्ट, देखो आपने 1 लाख रुपए का सामान सोल्ड किया क्रेडिट में, ठीक है, तो आपने 1 लाख का सामान सोल्ड किया तो 1 लाख के 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, इनमें से कुछ पैसे डूब भी जाएंगे ना, कुछ पैसे, अब आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता ना कितने पैसे, तो उनके लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, प्रोविज़न, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। देखो अगर गेन हुआ आपको फ्यूचर में और आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया तो भी आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर कोई ऐसा लॉस जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन वो हो गया तो उससे क्या होगा, जो आपके जो बिज़नेस स्मूथली चल रहा है ना वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, इनको आप ध्यान से पढ़िए, जो डाउट हो वो आप पूछिए। ओके।